हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है। तो गाइस अगर आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो इस सब्जेक्ट में तो गाइस बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। पहला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर है रूस में, सेकंड है जापान में, नेक्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड में। इसी तरह से यहाँ पर हमें 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है कि फ्रांस में। तो हम सबको पता है कि बोल्शेविक जो क्रांति है वो हुई थी रूस में। याद कर लीजिए बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, वो हुई थी रूस में। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 1995, नेक्स्ट है 1991, नेक्स्ट है 1965, इसी तरह से 4 नंबर पर है 1967, सॉरी 1966। तो आपको बताना है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ। 1967 जो आपको ऑप्शन मिला है आपका गलत है। इसके बाद 1965 जो आपको ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि यूरोपियन यूनियन संघ की स्थापना कब हुई। तो पहले यहाँ पर गई जो ऑप्शन है उनको देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिला है कि 1992 में। इसी तरह से नेक्स्ट है 1995, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है 1980। इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन है 1902। आपको बताना है यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर गई जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1992 में। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि 1992 में यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना हुई। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए गए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर हैग में। और इसके बाद हमें 4 नंबर पर ऑप्शन मिला है जिनेवा में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लौह पुरुष, नेक्स्ट है कर्मवीर, नेक्स्ट ऑप्शन है महात्मा, नेक्स्ट है वीर पुरुष। वीर पुरुष यहाँ पर रॉन्ग है ऑप्शन, महात्मा ऑप्शन मिला है। ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर लौह पुरुष दिया गया, सेकंड नंबर पर कर्मवीर। तो कर्मवीर जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हम सबको पता है कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो है कृषि क्षेत्र से। और हरित क्रांति क्या है इसका आंसर भी आपको देख लेना है। ठीक है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ। तो पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ उनको याद कर लीजिए। तो उसमें फर्स्ट है भारत और सेकंड है चीन। ठीक है। पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो पंचशील समझौता दो देशों के मध्य हुआ, वो दो देश हैं भारत व चीन। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के संविधान को क्या कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के संविधान को हम क्या कहते हैं, देश में आंतरिक विद्रोह। ठीक है। अब यहाँ पर गाइस हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग में जिनके आंसर आपको लिखने के लिए आते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दूसरी दुनिया से क्या आशय है। आप लिखोगे दूसरी दुनिया शब्द का प्रयोग आमतौर पर शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और उसके सहयोगियों से जुड़े साम्यवादी देशों को दर्शाने के लिए किया जाता था।
इसके बाद आप लिखोगे जो ना तो पहले विश्व यानी पश्चिमी देश, जो ना तो पहले विश्व में थे और ना ही तीसरे विश्व यानी विकासशील देश भी। तो पहले आप क्या लिखोगे, दूसरी दुनिया हेडिंग डालोगे, आप लिखोगे कि दूसरी दुनिया शब्द का प्रयोग आमतौर पर शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और उसके सहयोगियों से जुड़े साम्यवादी देशों को दर्शाने के लिए किया जाता था, जो ना तो पहले विश्व यानी पश्चिमी देश में थे और ना ही तीसरे विश्व युद्ध में यानी ना ही विकासशील देश में। इसके बाद आप लिखोगे शीत युद्ध का संदर्भ, इसमें आप लिखोगे शीत युद्ध के दौरान दुनिया को दो मुख्य गुटों में विभाजित किया गया था। पहला विश्व यानी पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और उसके सहयोगी, पहला विश्व, और जो आगे दिया गया उसको भी आप देख लीजिए। साम्यवादी देशों का प्रतिनिधित्व हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि दूसरी दुनिया शब्द का उपयोग सोवियत संघ और उसके प्रभाव वाले पूर्वी यूरोपीय देशों जैसे पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी आदि को दर्शाने के लिए किया गया। तो दूसरी दुनिया से क्या आशा, इस तरह से। नेक्स्ट हेडिंग साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इसमें आप लिखोगे कि इन देशों की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राष्ट्र के नियंत्रण में थी जो साम्यवादी प्रणाली पर आधारित थी। सोवियत संघ का नेतृत्व में आप लिखोगे इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। वर्तमान अर्थ में आप लिखोगे शीत युद्ध के बाद दूसरी दुनिया शब्द का इस्तेमाल कम होने लगा, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसका उपयोग पूर्व साम्यवादी देशों को दर्शाने के लिए करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दूसरी दुनिया से क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव सुरक्षा का क्या अर्थ है, तो वहां पर आप किस तरह से लिखोगे, वहां पर आपको गाइस इसका आंसर इस तरह से लिखना है, उसको देख लीजिए। आप लिखोगे कि मानव सुरक्षा का अर्थ है लोगों को भय और अभाव से मुक्ति दिलाना, साथ ही उन्हें अधिकारों का आनंद लेने और अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने का समान अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर आप इसका आंसर इस तरह से लिख कर आओगे, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस देख लेते हैं, इतना लिखने के बाद इसके आगे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे व्यापक रूप में मानव सुरक्षा का अर्थ। इसमें आप लिखोगे कि दीर्घकालिक खतरों से सुरक्षा, और इसमें आपको लिखना है कि जैसे कि भूख, बीमारी और दमन दैनिक जीवन के पैटर्न में अचानक और हानिकारक व्यवधानों से सुरक्षा, चाहे वे घरों, नौकरियों या समुदायों में हो। मानवाधिकारों का सम्मान हेडिंग डालकर आप लिखोगे जिसमें जीवन, आजीविका, न्यायोचित व्यवहार, सम्मान तथा राजनीतिक या नागरिक नुकसान, अन्याय और जीवन को प्रभावित करने वाले खतरों के भय से मुक्ति शामिल है। तो व्यापक रूप में मानव सुरक्षा का अर्थ क्या है। इसके बाद मानव सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं में आप लिखोगे भय से मुक्ति, और इसमें आप लिखोगे इसका मतलब है कि लोगों को राजनीतिक या सामाजिक हिंसा, दमन या उत्पीड़न के डर से मुक्त रखा जाए। अभाव से मुक्ति, इसका मतलब है कि लोगों को बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि भोजन, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा रोजगार तक पहुंच, गरिमा के साथ जीने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर मिले। वैश्वीकरण की दो विशेषताएं क्या हैं, आप लिखोगे कि वैश्वीकरण की ये एक प्रमुख विशेषता है कि इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का राष्ट्रीय सीमा से आगे विस्तार किया जाता है। वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण हो जाता है, अर्थात इनके आवागमन पर सभी प्रकार को रुकावट हटा ली जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है। तो वैश्वीकरण की दो विशेषताएं, तो पहले आपको इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट आपको गाइस इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके आगे इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे। तो आप लिखोगे वैश्वीकरण की दो मुख्य विशेषताएं हैं, देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि और तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग क्या है, समझाइए। आप लिखोगे कि नीति आयोग भारत सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है जो राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए लाता है और जिससे सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद आप लिखोगे कि सक्रिय मूल्यांकन
और निगरानी करना ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर आप नीति आयोग क्या है आप लिखोगे। अब यहाँ पर गाइस देखिए, इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है सॉरी, इसके बाद इसी क्वेश्चन के आंसर में आप लिखो कि नीति आयोग शाब्दिक रूप से नीति आयोग। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का संक्षिप्त नाम भारत गणराज्य की सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है तथा एक नोडल एजेंसी है जिसका कार्य आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना तथा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में। तो यहाँ पर गाइस आपको ये बताया गया है कि नीति निर्माण क्या है, यानी नीति निर्माण से क्या आशय है, नीति निर्माण का अर्थ क्या है, उसको यहाँ पर समझाया गया है। तो इसी क्वेश्चन के आंसर में अगर आप ये भी लिख कर आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि दल बदल क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा भी गया है। तो दल बदल क्या है आप वहाँ पर लिखोगे कि पहले तो परिचय आप लिखोगे, दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का संसद सदस्यों विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाने के लिए संसद ने वर्ष 1985 में इसे संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि दल बदल गया। थोड़ा और भी इसके आंसर में थोड़ा और भी यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो क्या लिखोगे कि दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। अब इसी क्वेश्चन के आंसर में आगे आप यहाँ पर लिखोगे कि दल बदल विरोधी कानून है भारतीय संविधान का 52वां संशोधन एक संवैधानिक संशोधन है जो संसद में राजनेताओं की पार्टी बदलने की क्षमता को सीमित करता है। ठीक है, निर्वाचित विधायकों और सांसदों को पार्टी बदलने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। भारत के संविधान और संशोधित करने के लिए अधिनियम। तो दल बदल क्या है, क्या लिखोगे, दल बदल विरोधी कानून या भारतीय संविधान का 52वां संशोधन एक संवैधानिक संशोधन है जो संसद में राजनेताओं की पार्टी बदलने की क्षमता को सीमित करता है। और फिर आप लिखोगे कि निर्वाचित विधायकों और सांसदों को पार्टी बदलने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लोकतंत्र क्या है। तो पहले आप थोड़ा लिखोगे कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को यह चुनने की अनुमति देती है कि उनके देश पर किस तरह शासन किया जाए और किस तरह से निर्णय लिया जाए। तो पहले आपको इस तरह से लिखना है, क्या लिखोगे, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को यह चुनने की अनुमति देती है कि उनके देश पर किस तरह शासन किया जाए और किस तरह से निर्णय लिया जाए। इसकी विशेषताओं में आप लिखोगे कि जनता की भागीदारी, नागरिकों को सरकार की नीतियों और निर्णयों में भाग लेने का अधिकार होता है। सामान्यतः सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता में आप लिखोगी कि नागरिकों को अपनी बात कहने, सोचने और विश्वास करने की स्वतंत्रता होती है। एंड इसके बाद आप लिखोगे प्रतिनिधित्व में कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनकी तरफ से सरकार में काम करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग जनता की भागीदारी, उसमें आपको क्या लिखना है देख लीजिए। सेकेंड हेडिंग आप डालोगे समानता, जैसे सभी नागरिकों को समान अधिकार से प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता तीसरी हेडिंग डालोगी, इसमें आपको ये लिखना है। और नेक्स्ट हेडिंग प्रतिनिधित्व, इसकी विशेषताओं भी इस तरह से आप लिखोगे। इसके बाद थोड़ा और देख लीजिए, आप लिखोगे लोकतंत्र का अर्थ। आप लिखोगे कि लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन मूल्य। यह शब्द ग्रीक भाषा के डेमोस जनता और क्रेटोस शक्ति से मिलकर बना है। ठीक है, उदाहरण में आप लिखोगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। महत्व हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि लोकतंत्र को शासन का सबसे अच्छा रूप माना जाता है क्योंकि यह जनता को अपनी सरकार चुनने और बदलने का अधिकार देता है।
तो आई होप गाइस यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, लोकतंत्र हम किसे कहेंगे। तो इन सब पर यहाँ पर आपने डिस्कस कर लिया, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा वो भी यहाँ पर आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि नौकरशाही क्या है। तो चलिए गाइस इस पर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि नौकरशाही क्या है। क्लियर। तो नौकरशाही क्या है, यहाँ पर आप लिखोगे किसी बड़े संगठन या सरकार के कामकाज के लिए बनाई गई नियमों और संरचनाओं को नौकरशाही कहते हैं। इसे अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है। नौकरशाही में बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल होते हैं जो नियमों का पालन करते हैं। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि नौकरशाही के फ़ायदे। तो नौकरशाही के फ़ायदे यहाँ पर हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है कि स्थिरता, निरंतरता और जवाबदेही सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन। एंड इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि आय संग्रह और कानून व्यवस्था का प्रबंधन। तो नौकरशाही के ये हो गए आपके फ़ायदे। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे नौकरशाही के नुकसान, और इसमें आप लिखोगे कि धीमी, कठोर और अक्षम होना, जटिल, मनमानी या बेकार होना, रचनात्मकता और स्वायत्तता को सीमित करना, लाल फीताशाही पैदा करना। तो ये नौकरशाही के नुकसान हो गए। इसके आगे आप लिखोगे कि नौकरशाही सिद्धांत का जनक मैक्स वेबर को माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नौकरशाही का इस्तेमाल अक्सर सरकार का वर्णन करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह कंपनियों या संगठनों पर भी लागू हो सकता है। नौकरशाही में कई दोष पाए जाते हैं, जैसे प्रतिक्रियाशीलता तथा लचीलापन का अभाव। नौकरशाही में जनता की मांगों की उपेक्षा करते हुए नियमों एवं पद्धतियों का कठोरता से पालन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप लिखोगे। आगे भी आपके कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो आपको देखना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि स्वायत्त क्या है। तो सबसे पहले आप लिखोगे स्वायत्त का अर्थ किसी भी बाहरी नियंत्रण या शासन के बिना स्वतंत्र रूप से या अपने आप को कार्य करने या संचालित होने की क्षमता ही स्वायत्त कहलाती है। इसका अर्थ ये हो जाएगा। आप लिखोगे स्वतंत्रता और स्वशासन। हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि स्वायत्तता का संबंध स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और स्वशासन से है। भिन्न स्तरों पर स्वतंत्रता व्यक्तिगत, संस्थागत या क्षेत्रीय स्तर पर हो सकती है, जहां कोई व्यक्ति, संगठन या क्षेत्र अपने निर्णय स्वयं ले सके। ठीक है, तो स्वायत्त क्या है पहले इसका आपने अर्थ देखा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में आपने और समझा। इसके बाद इसके आगे भी थोड़ा इसका आंसर है, उसको भी देख लीजिए। आप यहाँ पर लिखोगे कि स्वायत्त संस्थाएं। इसमें आप लिखोगे स्वायत्त संस्थाएं वे हैं जो किसी भी सरकारी विभाग या मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन नहीं होती, बल्कि अपने स्वयं के संविधान या अधिनियम के तहत कार्य करती है। इसके बाद इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, आप लिखोगे कि स्वायत्तता के उदाहरणों में स्वायत्त विश्वविद्यालय, स्वायत्त नगर निगम या स्वायत्त राज्य या क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, इसके अब इस क्वेश्चन का आंसर आपका पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली के दोष क्या थे। आप लिखोगे सोवियत प्रणाली के कई दोष थे जिनके कारण इसका विघटन हुआ। नौकरशाही और तानाशाही। सोवियत प्रणाली में नौकरशाही और तानाशाही इतनी बढ़ गई थी कि आम लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया था। लोकतंत्र की कमी। सोवियत प्रणाली में लोकतंत्र की कमी थी और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। आर्थिक कमजोरी। सोवियत संघ में आर्थिक कमजोरी थी। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट हेडिंग क्या डाली, सोवियत संघ के कई दोष थे, सोवियत संघ के दोष, और उसके बाद सोवियत संघ के कई दोष थे। लोकतंत्र में कमी हेडिंग डालोगी, आर्थिक कमजोरी ये हेडिंग डालोगी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगी राजनीतिक हट। इसमें आपको लिखना है सोवियत संघ में राजनीतिक हट था। राष्ट्रवाद का विकास। राष्ट्रवाद का विकास हेडिंग डालकर आप लिखोगे सोवियत संघ में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। किसानों पर अत्याचार हेडिंग डालकर आप लिखोगे सोवियत संघ में किसानों पर अत्याचार किया गया। सामूहिक कृषि प्रणाली हेडिंग डालकर आप लिखोगे सोवियत संघ में सामूहिक कृषि
प्रणाली के कारण लाखों किसानों की मौत हो गई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप लिखोगे। इसके बाद थोड़ा इसके आंसर में थोड़ा आपको और लिखना है, उसको भी देख लीजिए। और आगे इसके आगे आपको क्या लिखना है, आप लिखो सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके 15 गणतंत्र सभी आज़ाद देश बन गए। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मुताबिक रूस को सोवियत संघ का उत्तरदायी देश माना गया। अगला क्वेश्चन है कि आसियान के क्या कार्य थे। तो चलिए गाइस, इन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लिखोगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन, अंग्रेजी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, लघु आसियान, 10 दक्षिण पूर्व एशियान देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और इसके आगे इस क्वेश्चन के आंसर में इसके आगे आप क्या लिखोगे उसको देख लीजिए। इसके आगे आप लिखोगे कि साझा प्रासंगिकता के विषयों पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी और पारस्परिक समर्थन को प्रोत्साहित करना, मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों के साथ मजबूत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाए रखना। तो आसियान के यहाँ पर क्या पूछे गए हैं आपसे, क्या कार्य है, तो उनको भी आपने यहाँ पर देख लिया। इसी के साथ यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत के विभाजन के कारण बताइए। तो गाइस, भारत के विभाजन के कारण क्या रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ पर लिखोगे कि भारत का विभाजन विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों का परिणाम था। भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश सरकार का निर्णय बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन और भारतीय लोगों की स्वशासन की इच्छा से प्रभावित था। हालांकि विभाजन मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक तनाव का परिणाम था। ठीक है, तो भारत के विभाजन के कारण क्या है, आप लिखोगे भारत का विभाजन विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों का परिणाम था। भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश सरकार का निर्णय बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन और भारतीय लोगों की स्वशासन की इच्छा से प्रभावित था। हालांकि विभाजन मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच धार्मिक तनाव का परिणाम था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप लिखोगे। अब इसके आगे आप लिखोगे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर आओगे। इसी तरह से गाइस, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत श्रीलंका के मध्य मतभेद के कारण लिखिए। आप लिखोगे भारत और श्रीलंका के बीच मतभेदों के मुख्य कारण तमिल मुद्दा, मछली पकड़ने का विवाद, चीन का प्रभाव और व्यापार एवं आर्थिक मुद्दे हैं। तमिल मुद्दा में आप हेडिंग डालकर लिखोगे कि श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के साथ हुए व्यवहार और संघर्ष के कारण भारत और श्रीलंका के संबंध तनावपूर्ण रहे। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कि मछली पकड़ने का विवाद। इसमें आप लिखोगे कि पाक जलडमरू मध्य में मछली पकड़ने को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है, जिसमें भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी और सीमा विवाद शामिल है। चीन का प्रभाव हेडिंग डालकर इसमें आप लिखोगे कि श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत चिंतित है, क्योंकि इससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गाइस इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि व्यापार एवं आर्थिक मुद्दे, और इसमें आपको लिखना है व्यापार और आर्थिक सहयोग में मतभेद भी दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। ठीक है, व्यापार एवं आर्थिक मुद्दे हेडिंग डालकर यहाँ पर आप इसका जो आंसर है वो इस तरह से लिख कर आओगे। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत के विदेश नीति के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आप लिखोगे भारत के विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत हैं दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान,
गैर आक्रामकता, गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा यहाँ पर अभी और देखेंगे, पहले आप इतना देख लीजिए। ठीक है, तो पहले आपको इस क्वेश्चन के आंसर में इतना लिखना है। इसके बाद आप लिखोगे कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, हेडिंग डालोगे। इसमें आप लिखोगे भारत सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करता है और किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचता है। गैर आक्रामकता में आप लिखोगे भारत किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य देश को आक्रमण करने देगा। गैर हस्तक्षेप में आप लिखोगे भारत किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य देश को हस्तक्षेप करने देगा। समानता और पारस्परिक लाभ, हेडिंग डालकर आप लिखोगे भारत सभी देशों के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर संबंध बनाएगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, हेडिंग डालकर आप यहाँ पर लिखोगे कि भारत सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए काम करेगा। ठीक है, तो गाइस इस तरह से आपको ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर इस तरह से वहाँ पर आपको लिख कर आना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसी के साथ कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आपके क्वेश्चन कौन कौन से हैं, चलिए गाइस उन पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। इसके बाद ओजोन परत में छेद होने की पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है आर्थिक उदारीकरण क्या है। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो ये हैं आपके क्वेश्चन।